डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। जो 10 साल का इतना बड़ा फ्रेंच रिवोल्यूशन चला था, तो क्या विमेंस ने इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया था? तो विमेंस का इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था। जो भी फ्रांस सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए, उसमें विमेंस ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी थी कि उन्हें ऐसा लगा था कि अगर नई गवर्नमेंट आएगी तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, उन्हें भी राइट्स मिलेंगे, उनकी भी लाइफ थोड़ी इम्प्रूव होगी। क्योंकि उस वक्त जो थर्ड एस्टेट की जो विमेंस थी, वो जीने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत सारे काम करती थी, जैसे लॉन्ड्रेसेस मतलब कपड़े धोने का काम करती थी, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में बेचती थी। इसके साथ साथ डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम करती थी, जो भी अमीर लोग होते थे उनके घरों में काम करती थी। लेकिन विमेंस को जो वेजेस मिलते थे, जो पैसे उन्हें मिलते थे काम करने पर, वो बहुत कम होते थे। जितने मेंस को मिलते थे उतना पैसा उन्हें नहीं मिलता था, मतलब इक्वालिटी नहीं थी। इसके साथ साथ उन्हें कोई एसेस नहीं था एजुकेशन का, वुमेंस को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उन्हें जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। स्कूल्स और कॉन्वेंट्स केवल वही लोग जाते थे जो कि नोबल्स की डॉटर्स होती थी, या फिर जो अमीर लोगों की डॉटर्स होती थी वही कॉन्वेंट्स में पढ़ती थी। थर्ड एस्टेट के मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स और वुमेंस जो होती थी वो स्कूल नहीं जा पाती थी, और अगर जाती भी थी तो कुछ समय बाद उनके पेरेंट्स जो होते थे उनकी मैरिज फिक्स करा देते थे, तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती थी। और जो वर्किंग विमेंस होती थी उन्हें घर के काम भी करने पड़ते थे, लुक आफ्टर फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता था, उनके बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था। और जो भी घर के काम होते थे, कुकिंग, फेचिंग वाटर और ब्रेड के लिए लाइन में रखना, ये सब काम भी विमेंस करती थी। इसके बावजूद उनके जो वेजेस होते थे, उन्हें जो पैसे मिलते थे वो मैन से कम मिलते थे। विमेंस के पास उस वक्त वोटिंग राइट नहीं था, कोई भी राइट्स नहीं थे। जब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है, जब बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगते हैं, तो विमेंस भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने इंटरेस्ट डिस्कस करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाती हैं। उनके न्यूज़पेपर्स भी अलग आते थे। उस वक्त फ्रांस सिटीज़ में कम से कम 60 विमेंस क्लब हुआ करते थे। उनमें से 2 क्लब बहुत ज़्यादा फेमस थे, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन विमेन। इन दोनों क्लब की सबसे मेन डिमांड थी कि जो राइट्स मैन को दिए जाते हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स मैन को दिए जाते हैं, वो विमेंस को भी दिए जाए, विमेंस भी इन्हें इंजॉय करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसमें विमेंस को पैसिव सिटीज़न की लिस्ट में डाल देते हैं, उनको वोटिंग राइट भी नहीं देते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो बहुत डिमांड करती है कि उन्हें भी इक्वल राइट चाहिए। वो ये भी डिमांड करती है कि उन्हें असेंबली का मेंबर भी बनाया जाए और पॉलिटिकल ऑफिसेस में भी उन्हें वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यू गवर्नमेंट आती है, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है, मतलब जो नेशनल असेंबली वाली गवर्नमेंट जब आती है, तब वो विमेंस को राइट नहीं देती है वोट डालने का, उनको पैसिव सिटीजन्स में डाल देती हैं। लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस वो लाती हैं, कुछ लॉज वो लाती हैं वुमेंस की कंडीशन सुधारने के लिए, वुमेंस की लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो आती है वो 4 मेन लॉज लाती हैं। सबसे पहला होता है कि वो बहुत सारे स्टेट स्कूल बनाती हैं, बहुत सारे स्कूल बनाती हैं जिसमें विमेंस की एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन कंपलसरी कर देती हैं। सेकेंड चेंजेस वो लाते हैं कि किसी को भी फोर्स नहीं, किसी भी विमेन को फोर्स नहीं किया जाएगा शादी करने के लिए। पहले ऐसा होता था कि उनके फादर उनकी शादी फिक्स कर देते थे, उन्हें उसी के हिसाब से शादी करनी पड़ती थी। लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट उस वक्त एक लॉ लाई थी कि किसी भी विमेंस को फोर्स नहीं किया जाएगा उनके विश के अगेंस्ट शादी करने के लिए। थर्ड चेंज रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ये करती है कि डाइवोर्स को लीगल कर देती है। पहले जो वुमेन होती थी वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी, लेकिन रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एक लॉ लाती है जिसमें विमेंस भी, मैन विमेन दोनों ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। फोर्थ एंड द लास्ट चेंज ये होता है कि विमेंस जो होती हैं उन्हें अलाउ कर दिया जाता है जॉब की ट्रेनिंग करने के लिए, अलग अलग जॉब की ट्रेनिंग करने के लिए। आर्टिस्ट बनने के लिए वो आर्टिस्ट बन सकती थी, अपने खुद के छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस भी अब वो चला सकती थी। लेकिन फिर भी विमेंस को अभी भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। उनकी जो लड़ाई थी, उनकी जो स्ट्रगल थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, वो जारी रहती है। फिर आ जाता है रेन ऑफ टेरर वाला वक्त, मतलब कन्वेंशन आ जाता है, नेशनल असेंबली हट जाती है, फिर कन्वेंशन आ जाता है। जो मैक्सवेल एंड रॉबिस्फेयर का जो समय आता है, वो क्या करते हैं, विमेंस के क्लब को बैन कर देते हैं, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बैन कर देते हैं। बहुत सारी विमेंस को अरेस्ट कर लेते हैं और बहुत सारी विमेंस को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं रेन ऑफ टेरर के वक्त।
तो फ्रांस में अगले 200 साल तक वुमेंस की जो लड़ाई होती है इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वल वेजेस के लिए, कि उन्हें भी वोटिंग राइट्स मिले, वोट डालने का अधिकार मिले, उन्हें मेंस के जितने वेजेस दिए जाएं, उनको मेंस के जितने ही पैसे मिले काम करने के, वो लड़ाई चलती रहती है। फाइनली 1946 में, मतलब जब हमें आज़ादी मिलती है उसके आसपास ही वुमेंस को फ्रांस में वोटिंग का अधिकार मिलता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन का नाम दे रखा है, इनका नाम है ओलंपे डे गॉर्जेस। इन्होंने बहुत ज़्यादा वुमेंस के साथ थी, ये वुमेंस की लड़ाई में इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल था। जैसे हमने देखा था कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस तरीके से स्टार्ट हो रहा था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ऐसे करके मैन के राइट्स को डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसा लिखती हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीज़न, इसके राइट्स के बारे में ये लिखती हैं। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हम ये देख सकते हैं कि फ्रांस में जो वुमेंस को जो राइट्स मिले थे, राइट टू वोट मिला था, वो बहुत लेट मिला था, 1946 में मिला था। तो ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ है, वुमेंस को अभी अभी पॉलिटिकल राइट्स मिलना स्टार्ट हुए हैं। इंडिया में 1951 में, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, तब वुमेंस को वोटिंग राइट मिलते हैं। और सबसे पहली कंट्री जो होती है जो वुमेंस को वोटिंग राइट देती है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। पहला ऐसा होता था कि बड़े बड़े प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे वो स्लेव्स को रख लिया करते थे, गुलामों को रख लिया करते थे। तो फ्रेंच कॉलोनीज़ में ये जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म होता है जैकोबिन रीजन में। जो जैकोबिन गवर्नमेंट आती है 1 साल के लिए, जो रेन ऑफ टेरर वाला जो समय था, वहाँ पर वैसे तो बहुत सारी बेकार चीज़ होती है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि स्लेवरी को ये लोग अबॉलिश कर देते हैं। पर एक शब्द है कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ क्या होती है कि उस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो दूसरी कंट्रीज़ पे हमला करके उनकी जगह को लेकर अपनी कॉलोनीज़ बना लेती थी। जैसे ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बनाया था, इंडिया को कॉलोनी बनाया था अपनी, तो वैसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्री दूसरी कंट्री में जाके अपनी अपनी कॉलोनीज़ बना लेती थी। क्यों बनाती थी? मैप में अगर आप देखोगे तो, वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो सारी कंट्रीज़ के क्लाइमेट अलग अलग है, सब कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। तो वैसे ही जो इक्वेटर पे जो कंट्री होती है, जो बीच में जो इक्वेटर पे जो कंट्रीज़ होती हैं, वो कंट्रीज़ बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, बहुत फेवरेबल होता है बहुत सारी चीज़ें उगाने के लिए, जैसे जो टबैको होता है, साथ में इंडिगो, शुगर, कैफ़ीन, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी उगती है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता था, यूरोप की क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो यूरोप के बहुत सारी लोग दूसरी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज़ बना लेते थे ताकि ये सारे जो भी चीज़ें, ये सारे सामान उन्हें मिलते रहें। तो फ्रांस की भी कॉलोनीज़ थी कैरेबियन में। 3 मेन जो कॉलोनीज़ थी वो थी मार्टिनिक, गुवाडलू एंड सेंट डोमिंगो। ये 3 कॉलोनीज़ थी फ्रांस की। यहीं से उनको इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ जैसे टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी मिलती रहती थी। तो कॉलोनीज़ तो बना लेते थे, लेकिन यूरोप के जो लोग होते थे वो उन कॉलोनीज़ में जाके काम करना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि उनका क्लाइमेट चेंज हो जाता था, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी, साथ में उन्हें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो वो लोग नॉर्मली दूसरी कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ में नहीं जाते थे। कॉलोनीज़ में काम करने के लिए उन्हें लोग तो चाहिए थे, लेकिन यूरोप के लोग उसमें काम करने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे, एक स्लेव ट्रेड करते थे। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बहुत फेमस हुआ था उस वक्त यूरोप में। इसमें 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स को ख़रीदते थे। लोकल चीफ्टन्स जो होते थे उनसे बहुत कम दामों में स्लेव्स को ख़रीदते थे। फिर इन स्लेव्स को शिप्स में एकदम टाइट पैक कर देते थे। बहुत सारे स्लेव्स को एक शिप में डाल देते थे, और ये स्लेव्स को कम से कम 3 महीने की वोवेज यात्रा करनी पड़ती थी अटलांटिक ओशन से, और फिर ये कैरेबियन में उनकी कॉलोनीज़ में प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर दिए जाते थे, जहाँ पर ये लोग बहुत काम करते थे। वो इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, बहुत ज़्यादा शोषण होता था। लेकिन स्लेव ट्रेड की वजह से ही यूरोपियंस की इतनी सारी जो डिमांड थी शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की, वो फुलफ़िल हो पाती थी।
तो इसमें 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला गया। बेसिकली ये क्या करते थे कि यूरोप के 2 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे जिनके नाम थे बॉर्डेक्स एंड नैंडीज़। यहाँ से ये लोग क्या करते थे, लोगों को भेजते थे जो कि अफ्रीका में जाके स्लेव्स ख़रीदते थे। फिर उन स्लेव्स को शिप्स के द्वारा उनकी जो कैरेबियन अमेरिका में जो कॉलोनीज़ थी वहाँ पर भेज दिया करते थे। वहाँ पर ये लोग प्लांटेशन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा काम करते थे, ताकि जो यूरोप है, यूरोप की जो इंडिगो, कॉफ़ी और शुगर, इन सब की जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो सके। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसीलिए इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला गया। ये बहुत समय से चल रहा था, 17वीं सेंचुरी से चल रहा था, 18वीं सेंचुरी तक चलता है। फ्रांस में जो ओल्ड रीजम होता है, मतलब जो लुई 16 की जो गवर्नमेंट होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्लेवरी से, नॉर्मल बात होती है उनके लिए। फिर आता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली स्लेवरी को हटाने के लिए थोड़ी डिबेट्स करती हैं, थोड़ी बातचीत चलती है, लेकिन वो केवल बातचीत ही करती हैं, वो कुछ चेंजेस नहीं लाती, कोई लॉज नहीं लाती। क्यों नहीं लाती है? क्योंकि नेशनल असेंबली जो थी वो हमने देखा था उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, लॉयर्स और यही सब थे जो ट्रेड करते थे। तो अगर यही स्लेवरी बैन कर देते तो नुकसान हो जाता है, इनके लॉसेस हो जाते हैं। इनके जो प्लांटेशन फील्ड्स होती थी उसमें उनको वर्कर्स कैसे मिलते काम करने के लिए। तो इसलिए नेशनल असेंबली इसके बारे में सिर्फ बातचीत करती है, इसे अबॉलिश नहीं करती। फिर आता है नेशनल असेंबली को हटा के कन्वेंशन आता है। कन्वेंशन मतलब ये जो जैकोबिन्स रिजिम स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का समय आ जाता है, वो क्या करते हैं, इसको अबॉलिश कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा था कन्वेंशन में कौन थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, इनकी तो कोई प्लांटेशन फील्ड थी नहीं, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं थी स्लेव्स ट्रेड को कंटिन्यू करने की। तो ये लोग क्या कर देते हैं, इसको अबॉलिश कर देते हैं। उसके बाद कन्वेंशन के बाद जो आती है फिर वो नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब आते हैं, ये फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर से स्लेवरी ले आते हैं। हमने नेपोलियन के बारे में भी ज़्यादा पढ़ा नहीं, अभी हम पढ़ते हैं। नेपोलियन जो थे वो बिग बिजनेसमैन और ट्रेड को फ्लोरिश करना चाहते थे, इसके लिए इनको स्लेवरी वापस से चालू करनी पड़ती है। तो कन्वेंशन के जब आता है, जब वो स्लेवरी को बैन करता है तो 10 साल तक वो बैन रहती है। उसके बाद फिर जब नेपोलियन होते हैं वो वापस से 10 साल के बाद स्टार्ट कर देते हैं इसको। फिर फाइनली स्लेवरी अबॉलिश कब होती है फ्रांस में? 1848 में स्लेवरी जो है पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी जाती है। अब हमारे 2 टॉपिक्स और बचे हैं जो हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे।